Namaskar bachcho, I am Rakhi Athri, lecturer in education, research officer SIE Jammu. Today we'll talk about first lesson of class 12 subject education, that is curriculum. और इस चैप्टर में हम जो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम, डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न करिकुलम, importance of curriculum, types of curriculum, defects in existing curriculum and reformative measures. Meaning of curriculum की ही बात करते हैं. So first, etymological meaning. The word curriculum is derived from a Latin word carere, which means to run or runway. Hence, curriculum means a course to be run for attaining a certain goal. It is a path on which a teacher makes his students to run so that they may reach at their destination. तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो करिकुलम माना जाता है कि लैटिन वर्ड करेर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है भागना या फिर रनवे यानी भागने का रास्ता. Hence curriculum means a course to be run. तो फिर करिकुलम का मतलब इस शब्द से क्या निकलता है कि वो कोर्स जिसको हमने आगे चलाना है एक निश्चित गोल को अचीव करने के लिए, या फिर एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. Then traditional or narrower meaning. Curriculum is the academic syllabus or course of study of a particular subject to be covered in a particular class in a specified period. देखिए, अगर ट्रेडिशनल मीनिंग की बात करें तो लेमन लैंग्वेज में हम करिकुलम को सिलेबस ही कहते हैं. एक आम आदमी जब करिकुलम की बात करता है तो अक्सर इसको सिलेबस की नज़र से देखता है, या फिर वो कोर्स जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो कोर्स जिसको कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कवर करना है, ख़त्म करना होता है. Then modern or broader meaning, curriculum is the sum total of the experiences of the pupil that is received through the manifold activities that go on in the school, both formally and informally. तो अगर इसका ब्रॉडर मीनिंग या मॉडर्न सेंस में जो करिकुलम का अर्थ है उसकी बात करें तो करिकुलम सम टोटल है उन सभी एक्सपीरियंसेस का जो कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा रिसीव करता है फॉर्मल या इनफॉर्मल सिचुएशंस में स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर. अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो रिसीव करता है. वो एक्टिविटीज़ चाहे प्लेग्राउंड में हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे वर्कशॉप में हो, चाहे वो फिर लेबोरेटरी में हो, या फिर वो जब टीचर से बात करता है वो एक्टिविटीज़ हों. तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसके उन एक्सपीरियंसेस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जिसको कि हम करिकुलम कहते हैं. Then curriculum is a set of all learning. It is systematized, well organized and implemented. So we can conclude that curriculum is sum total of syllabus, co-curricular activities and curricular activities and parts of educational environment. तो नैरो सेंस में जो हम सिलेबस कहते हैं या जो वो बुक्स में दिया हुआ कंटेंट है वो, और करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़, और एक स्टूडेंट का जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, टीचिंग लर्निंग जो उसकी एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो हर टाइम हर क्षण कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, चाहे फॉर्मल कंडीशंस में या फिर इनफॉर्मल कंडीशंस में. वो सारा उसका एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलकर करिकुलम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. Now, definitions of curriculum. So, first definition is of Ross's.
So Ross's view, curriculum includes cognitive, affective, and cognitive activities. Cognitive activities include language, literature, arithmetic, science, geography, and history. Affective activities include music, art, and poetry. Cognitive activities include activities which satisfy the basic needs of food, clothes, and shelter, which may be called practical arts and capacities of work. तो इस डेफिनेशन में रॉस ने तीन डोमेन्स की बात की है जो ह्यूमन पर्सनालिटी के तीन डोमेन्स हैं, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव. देखिए, कॉग्निटिव डोमेन इज बेसिकली नॉलेज एक्विजिशन डोमेन, जो कि हम ब्रेन से अपने ब्रेन से नॉलेज एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन. दैन अफेक्टिव डोमेन, वो डोमेन जो हमारे मन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है. एंड देन कॉग्निटिव डोमेन, वो डोमेन जिसके थ्रू हम प्रैक्टिकली काम करते हैं. तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज में आती हैं लैंग्वेज, लिटरेचर, अरिथमेटिक, साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, क्योंकि इन सब की नॉलेज हम अपने ब्रेन से एक्वायर करते हैं. फिर अफेक्टिव एक्टिविटीज, म्यूजिक, आर्ट एंड पोएट्री. म्यूजिक, आर्ट एंड पोएट्री हमारे मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है. एक हमें वी कैन से सेंस ऑफ प्लेजर, इट गिव्स अस सेंस ऑफ प्लेजर. And cognitive activities, they help us in doing work to satisfy our needs of foods, clothes and shelter. तो ये इसमें प्रैक्टिकल आर्ट्स और कैपेसिटीज ऑफ वर्क आते हैं. नाउ जाकिर हुसैन्स व्यू, curriculum implies study of languages, science and technology, social science, art, craft, music and physical education. It involves courses, activities, experiences and thus complete environment of the institution. तो जाकिर हुसैन ने भी करिकुलम के बारे में जब बात की, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सभी एक्टिविटीज, सभी एक्सपीरियंसेस और किसी भी इंस्टीट्यूशन का पूरा एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है करिकुलम को. नाउ Cunningham's view, curriculum is a tool in the hands of the artist, that is teacher, to mold his material, that is student, according to his ideal, that is aims and objectives, in his studio, that is school. So in this very beautiful definition, Cunningham has compared the teacher with an artist. देखिए, अगर हम इसको बड़े ही साधारण शब्दों में समझना चाहें तो एजुकेशन और कला एक ही चीज है, एक ही टर्म है. जैसे एक कलाकार किसी मिट्टी के ढेले को अपने स्टूडियो में बैठकर बहुत ही सुंदर आकार दे देता है जो उसने पहले से सोच कर रखा हो, वैसे ही टीचर एक आर्टिस्ट की तरह है जो कि अपने मटेरियल यानी स्टूडेंट को अपने स्टूडियो में बैठकर, यानी कि क्लासरूम या उसका स्कूल, बहुत ही सुंदर उसकी पर्सनालिटी को एक शेप देता है जो कि उसने पहले से कुछ आइडियल सेट कर रखे हों, एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हों, उनको ध्यान में रखकर. तो ये बिल्कुल एक कला की तरह ही कनिंघम ने एजुकेशन की प्रोसेस को बताया है. करिकुलम को डिफाइन किया है कि करिकुलम टीचर के हाथ में एक ऐसा औजार है जिसकी हेल्प से वो अपने मटेरियल को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो में बैठकर बहुत ही सुंदर आकार देता है. Tagore's view, curriculum consists of subjects, activities and occupations and actual living and community service. Now, Tagore has also impressed upon
The subjects, activities, occupation, actual living, community service, all these things they constitute curriculum. तो उन्होंने एक भी लाइफ एक्सपीरियंस को छोड़ा नहीं है, उन्होंने सब्जेक्ट को भी, एक्टिविटीज़ को भी, ऑक्यूपेशंस को भी, और जो हम एक्चुअल में जो ज़िंदगी जीते हैं और जो कम्युनिटी सर्विस, इन सबको इंक्लूड किया है करिकुलम में. Secondary Education Commission's view, curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in the school, but it includes the totality of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informal contacts between teacher and the pupil. तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी वही बात करते हैं कि करिकुलम का मतलब सिर्फ कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाने से नहीं है, लेकिन करिकुलम वो सारे एक्सपीरियंसेस इंक्लूड करता है जो कोई भी स्टूडेंट रिसीव करता है स्कूल के अंदर, चाहे वो क्लासरूम में रिसीव करता है, चाहे लाइब्रेरी में रिसीव कर रहा है, लेबोरेटरी में रिसीव कर रहा है, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड, इन जगह पर अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू रिसीव करता है, या फिर उसके टीचर के साथ जो इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस दौरान वो रिसीव करता है. तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काउंट करते हैं करिकुलम में. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न करिकुलम. तो देखिए, अब जैसे जब हमने बात की मीनिंग की, जब हमने बात की डेफिनेशंस की, तो इन से हमारे सामने जो मतलब निकल के आता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स करिकुलम के निकल के आते हैं, वो है सबसे पहला टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस. जैसे कि हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं कि सभी एक्सपीरियंसेस जो कि एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं, वो सब करिकुलम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ मुनरो, करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल to attain the aims of education. Then a means to an end. Curriculum is not an end in itself, but a means to an end in order to achieve the aims of education. तो curriculum एक साधन है education को के goals को achieve करने का. Totality of activities. It is the sum total of subject matter, activities, experiences constituting a pupil's स्कूल लाइफ. तो एक स्टूडेंट की स्कूल लाइफ को जो जो एक्टिविटीज या एक्सपीरियंसेस या सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो सब करिकुलम है. टोटल स्कूल एनवायरनमेंट. इट इज द एनवायरनमेंट इन मोशन दैट सराउंड्स द लर्नर इन ऑल हिज वर्किंग आवर्स. तो स्कूल टाइम में जो बच्चा अपना समय बिता रहा है स्कूल के अंदर, वो सारा एनवायरनमेंट उसका इट कॉन्स्टिट्यूट करिकुलम. देन डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी. करिकुलम हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी. एक बैलेंस्ड करिकुलम जो है, बैलेंस्ड करिकुलम क्या है, जिसमें कि बच्चे की पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स, दैट इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, मॉरल, सोशल एट्सेट्रा, इन सभी एस्पेक्ट्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट का या बैलेंस्ड डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाए. तो एक बैलेंस्ड करिकुलम में सभी जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कंटेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि वो हेल्पफुल हो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. देन प्रोसेस ऑफ लिविंग. करिकुलम हैज इट्स कंसर्न्स बोथ विद द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट. तो जैसे हमने पहले ही बात की कि सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं होते हैं करिकुलम, लेकिन करिकुलम जो है वो ये ध्यान में रख के बनाया जाता है कि वो बच्चे को उसकी लाइफ में हेल्पफुल हो, एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को दे सके, वो
सिर्फ किताबों तक सीमित होकर ना रह जाए या उसके स्कूल लाइफ तक सीमित होकर वो नॉलेज ना रह जाए जो उसने वहाँ ली है, लेकिन वो नॉलेज उसकी एक्चुअल लाइफ में अप्लाई हो। तो जो करिकुलम है वो इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग। Now, we come to the importance of curriculum. So, as we studied in the meaning and in the characteristics and in the definitions of curriculum, that curriculum is all-round development of the helps in the all-round development of the personality of the pupil. It makes the pupil ready for his real life. So, training for real life curriculum is important for the child to get knowledge of skills which are useful in facing the real life situations. अभी जैसे हमने बात की कि करिकुलम वो नहीं है कि जो सिर्फ बच्चे की स्कूल लाइफ तक सीमित होकर रह जाए, लेकिन करिकुलम के थ्रू बच्चे को उन हर स्किल्स की नॉलेज दी जाती है जो कि उसके प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में काम आए जब वो स्कूल से बाहर निकलता है, रियल लाइफ के चैलेंजेस को फेस करता है, तो फिर उसकी वो नॉलेज जो उसने स्कूल के अंदर ली है वहाँ काम आए उन चैलेंजेस को फेस करने में। दैट्स व्हाई curriculum helps in help in giving training for real life. Then value development. Curriculum develops the democratic values like equality, liberty, fraternity, and justice to develop a true sense of citizenship among the students. Satisfaction of needs. Curriculum is important to provide varying experiences and activities to meet the varied needs of the students. Achievement of educational goals. A good curriculum helps in achieving the educational goals. Overall development. A well organized curriculum is important to achieve the overall development of the child. Then, fixing limits. Curriculum is important for fixing the limits for the learners to act according to their age and levels of understanding. देखिए, जब करिकुलम प्लान किया जाता है तो उसका जो कंटेंट या एक्टिविटीज़ हैं वो ये ध्यान में रखकर प्लान की जाती हैं कि बच्चे की एज और उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार बच्चा उनको ईजिली कंसीव कर सके, उस नॉलेज को एक्वायर कर सके, रिसीव कर सके। सो करिकुलम has some limits. It fixes some limits on the content to be received by the student. Then acquisition of knowledge. Curriculum offers a variety of subjects for the students to gain knowledge about various aspects of life. देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स इसलिए रखे जाते हैं करिकुलम में ताकि बच्चे को एक ओवरऑल नॉलेज मिल सके। करिकुलम के थ्रू ना सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है बच्चे को, लेकिन उसको सब्जेक्ट वाइज इन डेप्थ नॉलेज एक फॉर्मल टीचिंग के थ्रू भी मिलती है जो इनफॉर्मल सिचुएशंस में नहीं मिल पाती। देन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. Curriculum encourages research, discoveries, and inventions at the higher level of education. तो करिकुलम हेल्प करता है in developing scientific attitude among the students, and it encourages the sense of research and discoveries among them. So in the meaning and importance, we came to know that curriculum is sum total of all the experiences that take place in a school school premises. All the activities, either co-curricular or curricular activities, the syllabus, the experiences of the child, they constitute the complete educational environment for the student.
तो ये कंप्लीट एनवायरनमेंट जो है बच्चे का, एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है उसका करिकुलम बनाते हैं। तो करिकुलम किसी एक चीज़ से नहीं बनता है, ये सम टोटल होता है सिलेबस का, एक्टिविटीज़ का और उसके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस का। तो एक अच्छा करिकुलम बच्चे को की हेल्प करता है उसको रियल लाइफ सिचुएशंस टैकल करने में। एक अच्छा करिकुलम बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। देखिए, एक बैलेंस्ड करिकुलम ही स्टूडेंट की बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, सोशल एट्सेट्रा इन सभी एस्पेक्ट्स की एक बैलेंस्ड वे में अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू नॉलेज दी जाती है बच्चे को, और बच्चा इन सभी एस्पेक्ट्स की नॉलेज और इनके जो स्किल्स जब एक्वायर करता है तो वो एक बैलेंस पर्सनालिटी में डेवलप होता है। और ये बैलेंस पर्सनालिटी बहुत ही ज़रूरी है उसकी आउट ऑफ स्कूल लाइफ में, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल लाइफ में या फ्यूचर में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स टैकल करनी पड़ सकती हैं, चाहे वो उसकी जॉब से रिलेटेड हैं, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उसकी सोशल लाइफ से रिलेटेड है या फिर सिविक लाइफ से रिलेटेड है। तो इन सब में बैलेंस पर्सनालिटी हेल्प करती है बच्चे की इन सिचुएशंस को फेस करने में। तो कनिंघम की डेफिनेशन में जैसे हमने पढ़ा कि एक करिकुलम टीचर के हाथ में एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिसकी हेल्प से वो बच्चे की पर्सनालिटी को एक अच्छी शेप दे सकता है और इस तरह से एजुकेशन के गोल्स को अचीव कर सकता है। टाइप्स ऑफ करिकुलम की, तो हमारे सिलेबस में 3 तरह के करिकुलम की बात की गई जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। Now, first of all, subject-centered curriculum. In this curriculum, subjects are given stress. तो देखिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड जो करिकुलम होता है, इसमें जो स्टूडेंट है उसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता while framing the curriculum. तो इस तरह का करिकुलम जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो जनरली इट इज़ जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फिलॉसफी। ये करिकुलम जब बनाते हैं तो देखा जाता है कि उस वक्त हमारी सोशल सिचुएशंस कैसी हैं, प्रिवेलिंग सिचुएशंस कैसी हैं, किस तरह की नीड्स हैं सोसाइटी में, किस तरह का एनवायरनमेंट है और कौन-कौन सी नॉलेज देना बच्चे को बहुत ही ज़रूरी है। तो वो सोशल फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड curriculum. Then, in this type of curriculum, the subjects are taught for the sake of knowledge only. तो इसमें सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं क्लासरूम में, उनको बच्चे की ग्रोथ या बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट ये एम नहीं रखा जाता है सामने। एक जो सिंपल एम रहता है वो है नॉलेज प्रोवाइड करना। एंड द टेक्स्ट बुक्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन प्यूपिल्स। जब टेक्स्ट बुक्स भी फ्रेम की जाती हैं तब भी बच्चे को इतना ध्यान में नहीं रखा जाता है। बच्चे की नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन लेवल, उसका एज, इन सब चीज़ों को इतना ध्यान में नहीं रखा जाता है जब टेक्स्ट बुक फ्रेम की जाती हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक को फ्रेम किया जाता है करिकुलम को ध्यान में रख के, सिलेबस को ध्यान में रख के, तो फिर बच्चे को कंसीडर नहीं किया जाता है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। ज़्यादा थ्योरी पार्ट पर जोर दिया जाता है, कंटेंट पर ज़्यादा जोर होता है इसमें। ये कंटेंट बेस्ड होता है या थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है, या जो एक्टिविटीज़ हैं
जो प्रैक्टिकेबिलिटी है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। देन नॉलेज इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ आइसोलेटेड सब्जेक्ट, लाइक जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है कि सोशल साइंस में इस कंटेंट की नॉलेज देनी है, साइंस में सिर्फ साइंस की नॉलेज देनी है, मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथ की। लेकिन इंटीग्रेशन जो होती है सब्जेक्ट की वो लैकिंग है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। ये ध्यान में नहीं रखा जाता है इसमें कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स को किस तरह से हम इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अ, अंततः सभी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें जो नॉलेज दी जाती है वो इंटर रिलेटेड होती है। अ, कुछ शब्दों में मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जैसे इंग्लिश में जैसे आप अगर किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो उसका प्रोज़ पार्ट होता है। अब वो साइंटिस्ट के बारे में, उसकी डिस्कवरीज़ के बारे में जब पढ़ते हैं, तो वहाँ साइंस भी आ रही है। तो उस टाइम जो सोशल सिचुएशंस थी, वहाँ पर सोशल साइंस भी आ रही है। वहाँ उस इंग्लिश के उस एक चैप्टर में शायद मैथमेटिकल फिगर्स भी आ रही हैं। तो एक सब्जेक्ट को हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में ये प्रोविजन नहीं रखा जाता। द कोर्स ऑफ स्टडीज इज डिटरमाइंड बाय हायर अथॉरिटीज। तो जो स्टडी का कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ हायर अथॉरिटीज ही डिटरमाइन करती हैं। देन रोल ऑफ टीचर इज टू गिव knowledge to the students. Now the sole role of teacher is to provide knowledge to the students. इसमें कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू नॉलेज प्रोवाइड करना, कई इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू नॉलेज प्रोवाइड करना, लेबोरेटरी के थ्रू नॉलेज, ये सब चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। टीचर का रोल सिर्फ इतना है कि वो उसने नॉलेज देनी है। वो एक नॉलेज प्रोवाइडर है रादर देन अ फैसिलिटेटर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड करिकुलम। सो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि कंटेंट पर ध्यान दिया जाता है। टीचर जो है वो सेंट्रल पोजीशन में होता है, यहाँ बच्चे को सेंट्रल पोजीशन में नहीं रखा जाता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड curriculum. Now, merits of subject-centered curriculum. First one, systematic presentation. अब इसका एडवांटेज या फायदा ये है कि जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को थ्रू डिफरेंट एकेडमिक सब्जेक्ट्स, वो एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है। देन डिफाइंड स्कोप, स्कोप भी वेल डिफाइंड होता है। जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो नॉलेज बच्चों को दी जाती है, उसका एक वेल डिफाइंड स्कोप है। देन प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम, जो पढ़ाने की जगह, पढ़ाने का टाइम, ये सब फिक्स्ड है, पहले से तय है। ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, फैक्ट्स को सही तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं उसकी डेवलपमेंट होती है थ्रू सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। जैसे कि हमने पहले एक पॉइंट डेफिनेशन में पढ़ा था, रॉस की डेफिनेशन में कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। तो देखिए, जो नॉलेज एक्विजिशन होती है वो हमारे ब्रेन के थ्रू होती है, तो वो नॉलेज एक्विजिशन हेल्प करती है इंटेलेक्ट की डेवलपमेंट में, बुद्धि के विकास में। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पर, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। देन सपोर्ट ऑफ
textbooks. Now, proper support of textbooks is there in the subject-centered curriculum. Then prevents wastage. देखिए वेस्टेज को रोकता है कैसे? जैसे टीचर्स को पता है कि उनको क्या पढ़ाना है, बच्चों को पता है उनको पढ़ना क्या है, तो क्योंकि जैसे हमने कहा कि स्कोप डिफाइंड है, लिमिट्स डिफाइंड हैं इस तरह के करिकुलम में कि ये कंटेंट बच्चों को इस सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ना है बस। तो इससे क्या है, टाइम और एनर्जी की वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी पता है कि हमने किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और किन लाइंस को फॉलो करना है। देन फैसिलिटेट्स एग्जामिनेशन। देखिए सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है ये एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रेम किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को एग्जाम्स दे के नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है। तो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कंटेंट बच्चों को दिया जाता है पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाया जाता है जो कंटेंट, उसी को पढ़ के बच्चे ने पास करना होना है और फिर उसको इवैल्यूएशन होनी है। देन ही हैज टू बी प्रमोटेड इन द फर्दर क्लास। तो इसलिए ये इस तरह का करिकुलम जो है वो फैसिलिटेट करता है एग्जामिनेशन को। देन डिमेरिट्स, इट हैज लिमिटेड स्कोप। हमने जैसे पढ़ा मेरिट्स में कि इट हैज डिफाइंड स्कोप, डिफाइंड है लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड इसलिए क्योंकि इसमें इस तरह का करिकुलम बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें चेंजेस के कोई भी हमारे पास चांसेस नहीं रहते हैं। अगर एक टीचर किसी टॉपिक में उसके पढ़ाने में या फिर अपनी तरफ से कोई कंटेंट अगर उसमें ऐड करना चाहे बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। देन रिप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स अर्जेस। तो जैसे हमने बात की कि बच्चे को सेंटर प्लेस में यहाँ बिल्कुल भी रखा नहीं जाता है, सेंटर प्लेस पर होता है कंटेंट या फिर टीचर। तो बच्चे की जो अर्जेस हैं, उसके जो अपने इंटरेस्ट हैं, उसका जो मोटिवेशन लेवल है, उसका जो एटीट्यूड है या एप्टीट्यूड है, इन सबको इसमें सुप्रेस कर दिया जाता है, रिप्रेस कर दिया जाता है। बच्चे की अर्जेस की सब्लिमेशन नहीं हो पाती है, उसको एक आउटलेट नहीं मिल पाती है इस करिकुलम के थ्रू। देन ऑटोमाइजेशन ऑफ नॉलेज, एक रेडीमेड नॉलेज जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि कुछ भी एडिशन या डिलीशन अपने मर्जी से टीचर भी नहीं कर सकता है और बच्चों के लिए भी कोई स्कोप नहीं है अपने से कुछ और ज़्यादा नॉलेज लेने का। देन रोट मेमोराइजेशन, ये करिकुलम प्रमोट करता है रट्टाफिकेशन, जिसको हम कहते हैं, दैट इज रोट मेमोराइजेशन। तो रट्टा मारने वाली प्रक्रिया को ये करिकुलम प्रमोट करता है। देन अनसाइकोलॉजिकल, अनसाइकोलॉजिकल क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि जैसे हमने अभी बात की कि बच्चे की साइकोलॉजी को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी अर्जेस को, उसकी एप्टीट्यूड्स एटीट्यूड्स किसी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, दैट in that sense it is totally unpsychological. Then lack of interrelated learning, तो जैसे हमने पहले ही बात की कि सब्जेक्ट्स को आइसोलेशन में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश की तरह, सोशल साइंस को सिर्फ सोशल साइंस की तरह, साइंस को सिर्फ साइंस की तरह। तो सब्जेक्ट्स की जो इंटर रिलेशन है वो इसमें मिसिंग है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो लर्निंग की होनी चाहिए वो इस तरह के करिकुलम में मिसिंग रहती है। देन डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन, जैसे हमने मेरिट्स में बात की कि ये फैसिलिटेट करता है एग्जामिनेशन को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरह से हेल्प करता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो इस करिकुलम को डोमिनेट भी करता है।
क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ता है सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट, उसका पर्सनल एटीट्यूड इस तरह के करिकुलम में टोटली इग्नोर्ड होते हैं। सो in subject-centered curriculum, we came to know that it is totally an unpsychological curriculum with limited scope, which promotes rote memorization. Then next, we come to child-centered curriculum. Students, child-centered curriculum revolves around the interests, needs, abilities, activities, developmental level, and life of the child. Now, you may see that it is in total contrast with the previous one, जो भी आपने subject centered curriculum के बारे में पढ़ा. Now, the child is considered as its focal point. तो पहले में क्या था? The teacher or the content was at the focal point, but in this type of curriculum, the child is the focal point of this curriculum. Now, stress is laid on the child study or child psychology. जैसे हमने वहाँ पढ़ा कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम टोटली अनसाइकोलॉजिकल है, इसमें बच्चे की साइकोलॉजी पर, उसके इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स, मोटिवेशन, लर्निंग, मेमोरी एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। लेकिन जब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बनाया जाता है तो फिर बच्चे की जो साइकोलॉजी है या उसकी साइकोलॉजी के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है। इट्स in accordance with the individual differences. देखिए ये भी एक कंट्रास्ट का पॉइंट है फ्रॉम दिस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। वहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि इस तरह के करिकुलम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बिल्कुल ध्यान में रखकर ही ये करिकुलम बनाया जाता है। देन इट इज रिलेटेड विद एक्शंस, एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस एंड द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन। अब देखिए, जो बच्चों की एक अपनी दुनिया होती है, उसके जो अपने एक्शंस हैं, उसके जो अपने परफॉर्मेंसेस हैं, उनके साथ रिलेट करता है ये करिकुलम। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके साइकोलॉजी पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। देन इट टचेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द pupils. According to Raymond, let the pupil's studies be in the interest of his natural interest. तो रेमंड कहते हैं कि जो बच्चे की पढ़ाई है या उसकी जो स्टडीज हैं, दे शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज नेचुरल इंटरेस्ट, जो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो उसके अपने रुचियां हैं, उसके अनुसार ही उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। नाउ कम टू द मेरिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। सो फर्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी हमने जैसे बात की कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है और ये बहुत ही एक बड़ा मेरिट है। इससे हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट भी आ गया, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तो क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है, देखिए हर बच्चे के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई भी दो बच्चे, चाहे वो सगे भाई बहन हैं, उनमें भी सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं, डिफरेंसेस उनमें भी रहते हैं, इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है। देन जैसे हमने बार बार बात की कि उनके एटीट्यूड्स अलग हो सकते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल अलग हो सकता है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स में। तो जब करिकुलम फ्रेम करते वक्त उन डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाए तो फिर वो हेल्पफुल हो सकता है बैलेंस डेवलपमेंट में। देन साइकोलॉजिकल
सो इट इज़ completely साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ करिकुलम, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखा जाता है। देन प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जैसे हमने पहले ही कहा कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है, ये बच्चे की लाइफ के साथ पूरी तरह से रिलेटेड होता है। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो परफॉर्मेंसेस हैं, उसके अपने जो एक्शंस हैं, उनके साथ पूरी तरह से रिलेटेड होता है। तो इसलिए वो जब बच्चा बार-बार उन एक्टिविटीज़ को उसमें उनको बच्चे को प्रमोट किया जाता है उन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो वो करता है, तो कहीं न कहीं वो अपने आने वाली लाइफ के लिए तैयार होता है। देन फ्लेक्सिबल, तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल। जैसे कि हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड में पढ़ा कि कंटेंट पहले से डिफाइंड होता है, उसकी एक अपनी लिमिट्स होती हैं, उसको चेंज नहीं कर सकता ना टीचर पढ़ाते वक़्त, और अगर स्टूडेंट को भी एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ लेनी है, तो वो नहीं ले सकता है इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, तो क्योंकि इसमें बच्चे का ध्यान रखा जाए, तो बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। नाउ डिमेरिट्स, नॉट वर्केबल। देखिए, बड़े ही एक आइडियलिस्टिक सिचुएशंस में चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है, वो फ्रेम किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशंस में ये वर्केबल नहीं है। हम सबसे पहली बात कि एक टीचर क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किसी हद तक कंसीडर कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जिनकी वजह से इतना ज़्यादा वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर नहीं कर सकता है, और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड cannot be given in टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। तो इसलिए प्रैक्टिकल ये वर्केबल नहीं है। देन इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर्स। तो कॉम्पिटेंट टीचर्स भी चाहिए। अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को अगर फ्रेम कर भी दिया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सबसे मेन रोल होगा टीचर्स का। तो टीचर्स की कॉम्पिटेंस शायद उस लेवल की ना हो सके। देन लैक्स प्रॉपर एम, क्योंकि हमने जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में पढ़ा, वहाँ पर एम्स फिक्स्ड हैं, वहाँ पर कंटेंट फिक्स्ड है उन एम्स को अचीव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एम्स रखे ही नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस वजह से प्रॉपर एम्स सेट नहीं किए जा सकते हैं। देन टाइम फैक्टर, इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी हो सकती है, क्योंकि जब हम बच्चे को ध्यान में रखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हैं, तो फिर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी हमें ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ करना एक बहुत ही टीडियस टास्क है, और प्रैक्टिकली जैसे हमने पहले ही बात की, इतना ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए टाइम की काफ़ी हद तक वेस्टेज इसमें हो सकती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन में। सो activity centered curriculum. Now this type of curriculum is framed keeping in view various activities which the child likes to perform. तो दिस टाइप ऑफ करिकुलम इट डिस्करेजेस बुकिश लर्निंग, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाता है एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो फिर इसमें बुकिश लर्निंग को डिस्करेज किया जाता है। देन ले स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह के करिकुलम में ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि बच्चा जो भी सीखे वो अपने हाथ से करके सीखे। Then educational activities are directed towards the activities of children. तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी फ्रेम की जाती हैं या प्लान की जाती हैं, वो ये ध्यान में रख के प्लान की जाती हैं कि वही एक्टिविटीज़ रखी जाएँ जो बच्चा पसंद करे। Then develops qualities of hand, head and heart, क्योंकि बच्चा जैसे हमने पहले ही बात की, लर्निंग बाय डूइंग को यहाँ स्ट्रेस किया जाता है, तो
बच्चा जो भी सीखेगा वो अपने हाथों से करके सीखेगा। जो भी वो नॉलेज एक्वायर करेगा थ्रू हिज हेड, वो वही काम करना पसंद करेगा जो उसको समझ में आ गया है। देन वो वही काम करेगा दैट सूट्स हिज हार्ट, जो कि उसमें सेंस ऑफ प्लेजर क्रिएट करे। तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इट डेवलप्स द क्वालिटीज ऑफ हैंड, हेड एंड हार्ट, दैट इज 3 H's. Then the skills, attitudes, and knowledge are imparted and developed through activities, that is physical, environmental, constructive, creative, imaginative and community activities. तो जो भी skills, जो भी attitudes और जो भी knowledge बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोवाइड की जाती है थ्रू एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज चाहे फिजिकल हैं, एनवायरनमेंट भी होती हैं, कंस्ट्रक्टिव होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं और कम्युनिटी एक्टिविटीज होती हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड होती हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। वो बच्चे में कंस्ट्रक्टिविज्म डेवलप करती हैं, वो बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप करती हैं, उसकी इमेजिनेशन को डेवलप करती हैं वो एक्टिविटीज़। तो वो सारी तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह के एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में रखी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू दीज बुक्स कीप्स हिम बिजी इन द वर्कशॉप। रूसो कहते हैं कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है वो बच्चों को किताबों से चिपक कर रहने के बजाय उनको वर्कशॉप में बिजी रखता है। वर्कशॉप जहाँ बच्चे खुद करके सीखते हैं। देखिए, जब जो बुक्स में हम पढ़ते हैं वो नॉलेज की रिटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है हमें, जितनी उस नॉलेज की रिटेंशन होती है जब हम खुद करके सीखते हैं। तो इसलिए रूसो भी इस फेवर में हैं कि बच्चे को एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम ही प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा वर्कशॉप में अपने हाथ से जो भी नॉलेज करके, जो एक्टिविटीज करके जो नॉलेज लेता है वो परमानेंट नॉलेज होती है। अब इस एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के कुछ मेरिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स? देखिए, हम सब में, हर एक बच्चे में कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं। वो इंस्टिंक्ट्स लव की हो सकती हैं, एंगर, जेलसी, हेटेड, अफेक्शन, किसी भी तरह की इंस्टिंक्ट्स हो सकती हैं और ये सब में होती हैं। किसी में एंगर की ज़्यादा है, लव की कम है, किसी में अफेक्शन ज़्यादा है, किसी में हेटेड ज़्यादा है। तो ये हर एक बच्चे में बेसिक कुछ इंस्टिंक्ट्स रहती हैं। अब देखिए, जो एक्टिविटीज़ बच्चे को प्रोवाइड की जाती हैं, वो हेल्प करती हैं इन इंस्टिंक्ट्स को एक प्रॉपर एक्सपोज़र देने में। वो एक्टिविटीज़ इन इंस्टिंक्ट्स को एक आउटलेट प्रोवाइड करती हैं और इस आउटलेट की हेल्प से बच्चे की वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, उनकी एक रिफाइनमेंट होती है। मतलब जो रिक्वायर्ड इंस्टिंक्ट्स हैं या उनको एक प्रॉपर शेप मिलती है, जो कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी में वाक़ई में होनी चाहिए। तो देखिए, जब जैसे बच्चा कोई ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको ड्राइंग करने को नहीं मिल रही है, तो वो उसकी वो आर्ट वाली जो इंस्टिंक्ट है वो वहीं पर सुप्रेस हो जाती है। लेकिन जब उसको वो ड्राइंग करने को मिल रही है, उसकी उस इंस्टिंक्ट को प्रॉपर आउटलेट मिल रही है, एक्सपोज़र मिल रहा है, तो फिर अ, वो काम ना करने से हो सकता है उसका गुस्सा बढ़ जाए, एंगर पार्ट उसका ज़्यादा हो जाए। लेकिन जब वो काम करने दिया जा रहा है उसको, तो वो गुस्से वाली जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो सुप्रेस हो जाएँगी और जो उसको प्लेज़र दे रही हैं उसके हार्ट को, वो इंस्टिंक्ट्स को एक प्रॉपर एक्सपोज़र मिलेगा और हो सकता है वो एक्सपोज़र हेल्प कर सके बच्चे की
उसका फ्यूचर बनाने में। हो सकता है उस आर्ट को, उस ड्राइंग को वो अपना कैरियर की तरह परस्यू कर सके। तो इतना अच्छा रोल हो सकता है एक एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का। देन हेल्दी सेंटिमेंट्स, तो जब बच्चे की इन इंस्टिंक्ट्स को प्रॉपर आउटलेट मिलती है, तो फिर उसके सेंटिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप होते हैं। एक रिक्वायर्ड वे में, एक बैलेंस्ड वे में उसके सेंटिमेंटल ग्रोथ होती है। देन लर्निंग बाय डूइंग, देखिए जैसे हमने पहली बात की कि इसमें स्ट्रेस दिया जाता है लर्निंग बाय डूइंग को, और लर्निंग बाय डूइंग की थ्रू बच्चे की बहुत सारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनकी सब्लिमेशन होती है। दे गेट एन आउटलेट। तो जब उनको आउटलेट मिलती है, एक्सपोज़र मिलता है, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। देन हार्मोनियस डेवलपमेंट, अभी जैसे हमने बात की कि जब बच्चे के इंस्टिंक्ट्स को एक प्रॉपर आउटलेट मिलता है, तो उसकी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट की एक बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट हो सकती है। देन साइकोलॉजिकल, क्योंकि इसमें बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखा जाता है, देन therefore it is completely psychological type of curriculum. Then quality of leadership, तो अब जैसे हमने बात की कि बच्चा कोई एक्टिविटी करना चाहता है जो, तो जब उसको वो एक्टिविटी करने दी जाती है, उसकी इंस्टिंक्ट को सब्लिमेट होने दिया जाता है, उनको एक्सपोज़र, उनको एक प्रॉपर आउटलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो फिर बच्चे में जो एक लीडरशिप क्वालिटी जो हर एक बच्चे में कहीं न कहीं रहती है, ज़रूरी नहीं है वो एक सिर्फ़ एक हम इसको पॉलिटिकल सेंस में बात करें, लेकिन लीडरशिप जो है वो बहुत सारे कामों में होती है। तो बच्चे की लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक प्रॉपर आउटलेट मिलती है, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाती है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम से। चाहे वो फिर खेलों में है, चाहे वो आर्ट्स में है, चाहे वो पढ़ाई में है, एकेडमिक्स में है या कहीं और, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे डेक्लेमेशन, देन डिबेट्स, सेमिनार्स, आर्ट कॉम्पिटिशन्स, देन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं एक अच्छे करिकुलम के थ्रू, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के थ्रू, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। Now, demerits of activity-centered curriculum, though it is unsuitable. तो हम आइडियल्स तो अपने सामने रखते हैं कि बच्चे को पूरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ अनसूटेबल, क्योंकि हमने जैसे पहले भी बात की कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी एक लिमिट हमारे सामने हमेशा बनी रहती है, जो कि एक टीचर के लिए वाक़ई में उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। So that's why activity centered curriculum is unsuitable and it is not workable. Practically, it cannot be applicable. Then incomplete curriculum, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज ही करवाएंगे बच्चे को, तो उसको हम जो कंटेंट की नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, एक इन डेप्थ स्टडी जो है सब्जेक्ट की, वो नहीं हो पाएगी बच्चे की, और उसको कंप्लीट नॉलेज किसी भी टॉपिक की नहीं मिल पाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसलिए इस तरह का करिकुलम इनकम्प्लीट करिकुलम है। तो टाइम फैक्टर, अब देखिए हर बच्चे का अपना-अपना एक लेवल है, एज लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, फिज़िकल उसकी एबिलिटीज़ अपनी हैं। अब एक बच्चा किसी भी एक्टिविटी को करने में कितना टाइम ले रहा है, कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, तो इट इज़ क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड it leads to the wastage of time and energy on the part of teacher as well as student.
देन लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स, तो जैसे हमने चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में भी पढ़ा कि वहाँ भी अगर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है तो फिर एक हमें कॉम्पिटेंट टीचर्स चाहिए उसके लिए, जो कि हम लैक कर सकते हैं। देन लैक्स नॉलेज एस्पेक्ट, जैसे हमने पहले ही बात की, क्योंकि सब्जेक्ट को इतना कंसिडर नहीं किया जाता है, बुकिश नॉलेज को डिसरिगार्ड किया जाता है इस तरह के करिकुलम में, इसलिए जो नॉलेज एस्पेक्ट है वो कंप्लीटली लैक करता है इस तरह के करिकुलम में। जैसे हमने पहले ही बात की कि इन डेप्थ नॉलेज किसी भी टॉपिक की बच्चे को नहीं मिल पाती है। सिस्टमैटिक नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बच्चे को इस तरह के करिकुलम से नहीं मिल पाती है, क्योंकि देखिए फॉर्मल एजुकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इनफॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है। ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो इसलिए एक सिस्टमैटिक नॉलेज भी बच्चे को प्रोवाइड किया जाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसके लिए एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, जितना कि उसके इंटरेस्ट, उसके एटीट्यूड्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में बच्चों हमने पढ़ा कि 3 तरह के करिकुला हैं, जिसके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा। ऐसे तो बहुत तरह के करिकुलम हैं। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। देखिए ये तीनों ही करिकुला अपने आप में अकेले कंप्लीट नहीं हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए। देखिए फॉर्मल टीचिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टीचिंग, या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग्स जो हैं ये दोनों साथ साथ चलती हैं। क्योंकि फॉर्मल लर्निंग से, जैसे हमने कहा कि एक सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज बच्चे को दी जा सकती है, देन थ्रू दिस इनफॉर्मल लर्निंग बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। और जब हम इन तीनों तरह के करिकुला का थोड़े करेक्टरिस्टिक्स एक करिकुलम में इंक्लूड करते हैं, then only we can get somewhat perfect और a good curriculum। क्योंकि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में बच्चे को की साइकोलॉजी का ध्यान रखा जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में भी, जो कि वो भी प्योरली साइकोलॉजिकल है। तो इन दोनों तरह के करिकुला के थ्रू बच्चे की जो अर्जेस हैं, उसके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स जिनकी हमने बात की कि बच्चे की के अंदर एंगर, लव, अफेक्शन, जेलस, हेटेड, ये सभी में ये इंस्टिंक्ट्स होती हैं। नाउ इट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन टू गिव एन outlet to these instincts so that the personality of the child can be reformed, and a good curriculum helps in giving such an outlet to the child. Now we'll talk about the defects in existing curriculum। जैसे हमने पहले भी ये कहा कि कोई भी करिकुलम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और एग्जिस्टिंग करिकुलम में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हर एक चीज़ के होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि अभी के करिकुलम में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। Defects in existing curriculum. Bookish. Existing curriculum is totally bookish, क्योंकि इसमें कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये बुकिश है। देन इट इज़ ओवर क्राउडेड, क्योंकि नॉलेज एस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, तो ये ओवर क्राउडेड है विद द कंटेंट। इट इज़ theoretical, practical aspects are comparatively neglected, and theoretical aspects are given more stress in existing curriculum. Then it is narrowly conceived. इसका जो हम स्कोप है, हमने बहुत ही नैरो स्कोप अपने सामने रखा है, क्योंकि इस करिकुलम को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किया गया है। लैक ऑफ रेलेवेंस विथ रियल लाइफ,
द एग्जिस्टिंग करिकुलम इट लैक्स द रेलिवेंस विथ रियल लाइफ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, एक अच्छा करिकुलम वो होता है जो बच्चे को उसकी रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करे। एक अच्छा करिकुलम वो है जो बच्चे को रियल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में हेल्पफुल हो। लेकिन एग्जिस्टिंग करिकुलम ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के स्कूल पीरियड तक सीमित होकर रह जाता है। उसकी फ्यूचर लाइफ में वो बहुत ही लिमिटेड उसकी हेल्प करता है। देन रोट मेमोराइजेशन, एग्जिस्टिंग करिकुलम इट प्रमोट्स रोट मेमोराइजेशन। जैसे हमने पहले भी बात की सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जब हम पढ़ रहे थे कि that type of curriculum it enhances or promotes rote memorization. Then existing curriculum it is dominated by examination, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस करिकुलम को फ्रेम किया गया है, क्योंकि एक अल्टीमेट एम और ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि बच्चे ने ये कंटेंट पढ़ के इस सब्जेक्ट का इतने टाइम पीरियड में, इतने फिक्स टाइम पीरियड में ये कंटेंट पढ़ना है और फिर एग्जाम्स देने हैं, उसको उसकी इवैल्यूएशन होनी है एग्जामिनेशन के थ्रू, और फिर उसको फेल या पास करना है। तो ये करिकुलम जो है ये इसमें हमारे मन मस्तिष्क पर एक एग्जामिनेशन का जो इम्प्रेशन है वो बना रहता है। देन अनसाइकोलॉजिकल, दिस इज टोटली अनसाइकोलॉजिकल, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी का कहीं भी ध्यान नहीं रखा जाता है आज के करिकुलम में। इट इज यूनिफॉर्म एंड रिजिड। तो करिकुलम यूनिफॉर्म है, रिजिड है, इसमें चेंजेस लाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। मतलब टीचर अपनी इच्छा अनुसार जो उसको ठीक लगता है, मान लीजिए उसको लगता है कि मुझे इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये भी टॉपिक पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है तो वो टीचर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर वो पढ़ाएगा उससे टाइम की भी वेस्टेज होगी, एनर्जी की भी वेस्टेज होगी, और बच्चों को भी शायद कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये टॉपिक एग्जाम्स में तो आना नहीं है। तो इसलिए बच्चे भी उस टॉपिक को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं। तो इसलिए इस तरह का ये जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है ये यूनिफॉर्म है, रिजिड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। देन लैक ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज। तो जैसे हमने बात की एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में, हमने बात की चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में कि करिकुलम वो ऐसा होता है जिसमें कि बच्चे को स्किल बेस्ड नॉलेज दी जाती है। बच्चे को जैसे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में पढ़ा हमने हैंड, हेड एंड हार्ट की नॉलेज जो है वो बच्चे को दी जाती है, लेकिन एग्जिस्टिंग करिकुलम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Skill based knowledge is completely lacking. Now, reformative measures like जो भी डिफेक्ट्स हैं हमारे आज के करिकुलम में, उनमें हम किस तरह से सुधार ला सकते हैं। That is number 1, research in curriculum. Research work in curriculum can be promoted. Curriculum should be based on researches, various researches, and then only it can be made a perfect curriculum. Then psychological based curriculum. The curriculum, while planning curriculum, the psychology of अभी काटना थोड़ी वो हो गई है। Now, reformative measures. Research in curriculum. The curriculum should be based on the latest knowledge available in the fields of study. The new innovations and the research is required in the curriculum area. Only then we can provide somewhat perfect curriculum to the students.
The researches in curriculum areas are the need of the time to provide the latest knowledge to the learners. Then psychological based curriculum. The curriculum should be very much psychological because it should consider the individual differences. The children's level of intelligence should be understood by the curriculum designers so that the children can proceed better accordingly. Then diversified curriculum. In the elementary and secondary schools, general curriculum should be provided. Diversified curriculum should be provided at a higher secondary stage, and the local need-based subjects should be introduced in these schools. Then localized based curriculum. The general curriculum provides the knowledge to the learners regarding the core areas, but the curriculum which fulfill the local demands of the learners can provide the results to the learners. Then manual work. The curriculum should be such that to enhance or promote manual work, it should be necessary to introduce manual work in all the stages of education, because manual work makes the student self-reliant in their lives. Then job-oriented curriculum. The curriculum should be framed keeping in view the future perspectives of the child life, क्योंकि बच्चे को आगे जाके जॉब करनी ही है. Then curriculum should be such that which provides perfection to the students in various skills so that they can get a job easily in their future life or out of school life. Then variety of co-curricular activities. Curriculum should provide a number of co-curricular activities to the students, because these co-curricular activities they help in the sublimation of instincts. They help in the development of various aspects of child's personality, that is the physical, social, intellectual, mental, spiritual, etc. तो जितनी ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी भी करिकुलम में प्रोवाइड की जाएंगी, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा इससे फैसिलिटेट होगी. देन फिजिकल एजुकेशन. तो एक अच्छे करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द physical fitness and efficiency. It helps in mental alertness and the development of various qualities of character. क्योंकि आपको पता है जब बच्चा खेल कूद में रहता है, इंडल्ज होता है, तो फिर उसको बहुत सारे नियमों का भी पालन करना पड़ता है, और ये जो नियम उसको जिनका पालन करना पड़ता है उसमें कई तरह की क्वालिटीज़ इनकलकेट करते हैं. डिसिप्लिन की क्वालिटीज़ इनकलकेट करते हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की क्वालिटीज़ उसमें इनकलकेट करते हैं, एक स्पिरिट ऑफ प्ले स्पिरिट उसमें इनकलकेट करते हैं, कंपटीशन की स्पिरिट उसमें इनकलकेट करते हैं. इसलिए फिजिकल एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ curriculum. Moral and spiritual values. Now, moral and spiritual values should also form an integral part of our curriculum. तो जैसे हमने बात की कि हमारा एग्जामिनेशन से जो हमारा करिकुलम है वो एग्जामिनेशन डोमिनेटेड है, तो हम इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं. हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा स्ट्रेस के अंदर नॉलेज गेन ना करे, लेकिन एक प्लेवे मेथड के थ्रू या एक्टिविटी मेथड्स के थ्रू या फिर कुछ ऐसे मेथड्स जिसमें कि बच्चे को सेंटर प्लेस में रखा जाए, कुछ ऐसे मेथड्स के थ्रू बच्चा नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर कर सके, क्योंकि इस तरह से नॉलेज लेना बच्चे के लिए
बहुत ही इजी रहता है और साथ ही नॉलेज की परमानेंस भी ज़्यादा रहती है. So students, in today's lesson we studied about curriculum and its different aspects, that is meaning, importance, types, defects and reformative measures. And in this lesson we came across the point that a good curriculum is very much required for all-round development of the personality of the child. और ऑल राउंड से हमारा मतलब अब तक हम सबको याद हो जाना चाहिए जब हम ऑल राउंड की बात करते हैं कि इसमें सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है. और बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम में, लेकिन उनको कुछ मेजर्स के साथ हम उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट today's lesson, and now it's time to get the assignment. So, assignment for you after this lesson is discuss the traditional and modern meaning of curriculum. Second question, write the definitions of curriculum given by Tagore, Cunningham, Dr. Zakir Hussain. Write 5 points in regard to importance of curriculum. Write a short note on subject-centered curriculum and child-centered curriculum. Discuss 5 of the defects in the existing curriculum and give their reformative measures. Thank you.